दरगुजर करें। बहरहाल जनाब, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ, और मेरी गेस्ट ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाती हूँ। इससे पहले भी उनका हमारा साथ रहा है। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास। तो अंबर ऐवान इस टाइम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम मैनेजर हैं और पीस एक्टिविस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अंबर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चले, ग्रेट टू हैव यू हियर अगेन। बड़ा मज़ा आता है जब आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो थैंक यू सो मच। चले जनाब, बातचीत हो रही है कुछ ईदी साहब से मुतल्लिक, और ईदी साहब को आज हम अपनी थोड़ी सी कोशिश करेंगे, उनको कुछ छोटा सा खैराज तहसीन पेश करने की कोशिश करेंगे। उनकी खिदमात को, जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया आज से बहुत साल पहले, और हर चीज़ से मिब्रा हो के उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, आज उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। श्योर, ईदी साहब एक ऐसा नाम है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे वाकिफ़ ना हो। और वैसे भी माशाल्लाह ही वाज अ प्रोमिनेंट फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट थे। 6 डिकेड से जो है वो ईदी फाउंडेशन चला रहे हैं, जो कि उन्होंने 5000 रुपीज़ से स्टार्ट की थी। सो और उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब काम किया है हर लिहाज से। तो उनको खराज तहसीन देने का आज जो ये तो वही डिज़र्व्स है माशाल्लाह से। वैसे भी उन्हें कहा जाता है फादर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान। सो माशाल्लाह से उन्हें काम भी इतना ही किया है। तो ईदी साहब पे जहाँ तक बात की जाए, हमारा क्योंकि प्रोग्राम आज ईदी साहब के हवाले से है, और वैसे सूफ़ीज़म के हवाले से हम इस पे बात करते हैं, और हम अगर इससे अलग नहीं कर सकते सूफी, अगर देखा जाए ईदी साहब को भी जिस तरह से उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, जिस तरह से उन्होंने जो है, जिस तरह उनकी लिविंग थी, अगर हम उसे देखा जाए, उनकी स्टाइल ऑफ लिविंग जो था बिल्कुल सिंपल, डाउन टू अर्थ किस्म के वो इंसान थे। और आप अगर उनकी ज़िंदगी को फॉलो करें, अगर पीछे उनका पता चले, तो बिल्कुल एक ऐसे ही है जैसे एक सूफ़ी जो है ना, एक बिल्कुल डाउन टू अर्थ ज़िंदगी गुजारता है, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इवन दो कि ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो, येट विद बिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड एवरीथिंग एल्स। उनकी ज़िंदगी उतनी ही सादी, उतनी ही सिंपल थी। और वो बड़ा खूबसूरत पिछले दिनों आ रहा था, जब वो खूबसूरत तो नहीं कहेंगे बट स्टिल एनीवे, जब वो बीमार थे तो जैसे हमारे कुछ मुल्क हैं वो इलाज के लिए बाहर गए, नहीं गए, वो यहाँ पर इलाज करते हैं। तो ये इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एज अ ह्यूमन हम उनका जो इस मुल्क के लिए जो पार्ट था, एज अ ह्यूमन, जो ह्यूमैनिटी के लिए उनका रोल था, वो किसी भी सूरत में आपसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ही वाज अ ग्रेट मैन माशाल्लाह से, और अल्लाह उनका वो जहान भी अच्छा करे। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और जैसे आपने सिंप्लिसिटी की बात की और ह्यूमैनिटी की बात की, बेसिकली आज हम थोड़ा सा फोकस इन्हीं दो चीज़ों पे रखेंगे। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब उसकी एक लिविंग एग्जाम्पल थे। जिस तरह उन्होंने कास्ट, क्रीड और जिसे कहते हैं ना, ज़ात पात और हर चीज़ से मिब्रा होकर और इस तासुब में पड़े बग़ैर इंसानियत की खिदमत की। और उनके बहुत सारे आर्टिकल्स लोगों ने लिखे, और बहुत मुख्तलिफ बातें उनकी सरफेस पे आई। क्योंकि अमर बस बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जब इंसान ज़िंदा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं होती। और जैसे ही वो अपने खालिक हकीके से मिलता है या उसके साथ कोई भी इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है, तो एंड थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया, अभी हमारा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हुआ है, तो हम फ़ौरन से अपने स्टेटसेस भी अपडेट करना शुरू कर देंगे, और हमारे कॉलम्स भी जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो उनका एक कोट में पढ़ रही थी कि इंसानियत जो है वो मेरा मज़हब है, मेरा मज़हब, मैं अपना वो मज़हब डिफ़ाइन नहीं करता कि मैं इस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ या फ़लाने मज़हब से, मैं इंसानियत के मज़हब पे बिलीव करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए, अगर हम अपने मज़हब की भी बात करें, तो बात तो यही है कि अल्लाह जो है, हकूक़ अल्लाह माफ़ कर देता है, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करता। उसकी माफ़ी तब तक नहीं है जब तक इंसान ख़ुद, जिसके साथ आपने कोई गलत किया है, वही आपको इसके लिए माफ़ नहीं करता। तो जब हकूक़ अल्लाह माफ़ करने की इतनी बड़ी वसअत उसने दी गई है, इतना बड़ा उसने वो दिया है कि जी वो अपने हकूक़ माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के नहीं। तो ह्यूमैनिटी से बड़ा मज़हब तो फिर कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए वहाँ पे वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक लिविंग एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, और भी लोग होंगे जो इस तरह के छोटे सेटअप पे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं बल्कि जो कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, कौन नहीं कर रहा। बट द पॉइंट इज़ कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बहुत कम हैं
जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में रिकग्नाइज़ किया, इंटरनेशनली जिनको रिकग्नाइज़ किया गया, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत ज़्यादा जो है उनको ज़िंदगी के थ्रू आउट लाइफ टाइम में उन्हें मिले हैं। यहाँ तक कि अभी उनकी डेथ पे अनाउंस भी हुआ था, डॉनर ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल भी आया था कि उनके कॉइन जो है वो स्टेट बैंक वो इशू करेगा उनके उसमें। सो अभी तक पता नहीं ऐसा कुछ होगा कि नहीं, वैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए, उनको मतलब इतना रिगार्ड करना चाहिए, बस लेट्स सी व्हाट हैपन। बिल्कुल। और अगर जिस शहर से उनका ताल्लुक़ था और जिस शहर में उन्होंने अपनी खिदमात का सिलसिला शुरू किया, खैर वो तो आगे भी दुनिया भर में फैला रहा, मगर कराची आपको पता है हमेशा से एक मुतनाज़ा शहर रहा है और आए दिन वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं। आपको दिन में ही 3 से 4 ख़बरें इस तरह की मिल जाती हैं, और वहाँ उस जैसे शहर में इतनी क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करना और लोगों को रेस्क्यू करना, तो ये नो डाउट एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। और सिर्फ कराची तो खैर बहुत ही एक छोटी चीज़ है, उन्होंने तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे भी कहीं पे वॉर जोन हो या कहीं पे कोई भी डिज़ास्टर हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, वहाँ सबसे पहले ईदी साहब की सर्विसेज जो थी वो पहुँची हुई होती थी। टाइम हो रहा है हमारे पास एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए सुबह इस्लामाबाद सर्फ पावर 99 पर। ख़वातीन हैं उसके अंदर बेआसरा जिसको उन्होंने शेल्टर दिया है, छोटे बच्चे हैं, बेबीज़ हैं जिनका उनका एक काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आया हुआ था। अदर देन दैट हमें पता भी है कि वहाँ पे वो रखा हुआ है कि छोटे बच्चे जो हैं न्यू बॉर्न उनको लाकर छोड़ देते हैं, इस तरह के बेबीज़ को उन्होंने किया है। मैं टीवी पे एक दफ़ा देख रही थी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चल रही थी और एक छोटे से बच्चे को वो खुद नहला रहे थे, वो उसे खुद नहला रहे थे। और बड़ी एक खूबसूरत बात है कि आपने इतने बड़े लेवल के ऊपर एक वो शुरू किया है, स्क्रैच से शुरू किया है, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे आप जानती हैं बहुत सी बातें भी अब, और बहुत से मौलाना बहुत से फतवे भी अब जारी करना शुरू हो गए हैं। बट उन बच्चों को अडॉप्ट करना, उन बच्चों को ऐसे लुक आफ्टर करना कि जैसे हर औलाद उनकी अपनी ही औलाद है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये कोई भी ये एक यू नीड अ रियल मैन टू डू दिस, मतलब ये हर एक बंदे की बस की बात नहीं है, मेरे और आपकी भी शायद ये बस की बात नहीं है कि अपनी औलाद को तो हम लोग उतना देते हैं, लेकिन इतने 20,000 से 50,000 बच्चों को और फिर उनको ऐसे ही पालना, किसी में कोई फ़र्क ना करना जैसे वो आपकी अपनी औलाद हो, ये हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। और अंबर ये तो बहुत ही एक हमारे एक्सपीरियंस की बात है कि जब एक इंसान किसी अच्छे ट्रैक पे निकलता है तो इधर उधर से क्रिटिसिज्म भी उसको आता है, और बहुत सारे लोग उसको डिसअपॉइंट करने के लिए और डीमोटिवेट करने के लिए भी निकलते हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे तमाम लोगों को जिनका क्रिटिसिज्म ईदी साहब की सर्विसेज पे आया, उनको ऐसी ही लिस्ट में डालना चाहिए कि जो ख़ुद तो कुछ नहीं कर सकते मगर एक इंसान जो एक इस खिदमत पे निकला है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी इन बच्चों की बात की, ईदी झूला के नाम से एक बहुत ही उनकी मारूफ सर्विस है जहाँ पे इस तरह के बच्चे जो हैं वो डाल दिए जाते हैं और फिर वो उनकी जैसे पनाह में आ जाते हैं और फिर उनकी वहाँ पे परवरिश होती है। और मतलब यहाँ मैं एक क्वेश्चन ये रेज़ करना चाहूँगी कि जो लोग इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं या इस चीज़ को ख़राब कहते हैं, तो क्या वो ख़ुद ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे या फिर वो उनको क्या लगता है कि इंसानी जान इतनी अर्जा है कि बस उसको जानवरों के लिए छोड़ दिया जाए? अगर एक इंसान उसको अपनी छत दे रहा है, उसको खाने पीने के लिए दे रहा है, उसकी एक अच्छे इंसान की तरह परवरिश कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल सदरा, मैं आपसे एग्री करती हूँ और इस बात पे मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो किसी भी लेवल के ऊपर क्यों ना मौजूद हो, सबसे पहले सोचने की बात तो ये, पहले ये तो देखिए कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपने अपनी सोसाइटी के तरीक़ों के, अगर अपने मज़हब के हिसाब से अगर आप उन चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू करें, जहाँ पे एक्चुअली कोई फॉल्ट है वहाँ पे उसे आइडेंटिफाई करना शुरू करें, या वो क्यों हमारी सोसाइटी का में तो बहुत मेजरली ये चीज़ अभी जो है ना वो ज़ोर पकड़ा हुआ है, हमारी यूथ भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो है, खैर उसकी गहराई में तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि हमें वहाँ पे उस सही जगह पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, रादर देन एक जो बच्चा है जिसको ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, अगर उसे अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं देनी होती तो वो उसे पैदा ही नहीं करता, लेकिन अगर उसे ज़िंदगी दी है तो आप उसके हराम और हलाल होने का जिक्र नहीं कर सकते, आप उसे गलत नहीं कह सकते, उसकी ज़िंदगी है, वो बच्चा हमेशा मासूम ही होता है, वो मुसलमान नहीं होता, वो किसी और मज़हब हिंदू नहीं होता, वो बच्चा होता है, वो मासूम होता है, वो बड़ा हो के फिर चीज़ें डिफ़ाइन होना शुरू होती हैं कि किस मज़हब में जाएगा, अच्छा है कि बुरा है, वो अपने अमाल से ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। तो अगर एक बंदा उन बच्चों को ज़िंदगी दे रहा है
जो अल्लाह ने जैसे ज़िंदगी दी है और वो उसे इज़्ज़त से पाल रहा है, मतलब उसे सड़क के ऊपर या वो आपने जैसे जिक्र किया अभी कि किसी कचरे के डब्बे पे जानवरों के लिए खाने के लिए नहीं छोड़ दिया। भाई एक ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी की हमारे यहाँ वाकई इतनी वैल्यू रह गई है कि हम अपनी एक फ़ोन की हिफाजत तो बड़े 100 पर्दों में रखते हैं कि कहीं गन पॉइंट पर छिन ना जाए, लेकिन बेटी की हिफाजत या छोटे बच्चे की हिफाजत या किसी भी इंसान की जो बाइक पे जा रहा है उसे गोली मारने से पहले हम ये नहीं सोचते कि इसकी जान कितनी कीमती है। ये शायद अपने घर के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि हर कोई जो है वो एक दौड़ में है। वो कहते हैं ना कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया सिंपल लिविंग की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं और उसकी हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं कहूँगी कि हम लोग सिंपल लिविंग वो भी होती है कि जहाँ पे इंसान उतने पे सेटिस्फाई हो जितना उसके पास है, लेकिन हम और से और की हवस में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि हमारे रिश्ते, हमारी जो कदरों कीमत है वो सारी चीज़ें कहीं बहुत पीछे रह गई, हमारी वैल्यूज़ कहीं बहुत पीछे रह गई, हमारे कल्चर कहीं बहुत पीछे रह गया हमारे से। तो इंसानी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। कराची में जैसे मैं भी खुद भी कुछ साल कराची में मेरी ज़िंदगी के गुजरे हैं, तो घर पे से निकलते हुए मेरे अपने वालिदैन का ये ख्याल होता था कि दुआ वगैरह पढ़ के फूकते थे, क्योंकि कराची में आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जो सुबह जा रहा है वो वापस रात को घर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे हादसात होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कुछ आपने कुछ किया हो तो फिर ही आप किसी हादसे का शिकार हुए, वहाँ पे चलते चलते भी आपको ऐसे भी आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। सो ज़िंदगी की वैल्यू सिर्फ कराची की बात नहीं है, अदरवाइज़ भी हादसा तो खैर आपके साथ कहीं भी हो सकता है, बट देखा जाए तो वाकई अगर आपकी ज़िंदगी की, हमारे यहाँ अभी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं रही है, अगर कोई एक बंदा उसको वैल्यू कर रहा है, वो मासूम बच्चे हों या वो ख़वातीन हो जिनको सोसाइटी ने अलग कर दिया हो, अलग खड़ा कर दिया हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, या जिनके साथ ज़िंदगी में कोई हादसे हों, जिनकी फैमिली उन्हें वापस ओन करने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पे एटलीस्ट वो किसी गलत काम में पड़े, उससे बेहतर है कि वो ईदी फाउंडेशन में आती हैं, वहाँ पर स्किल सीखती हैं, वहाँ पर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारती हैं, फिर बाहर निकलती हैं, अपने लिए खुद अर्न करती हैं, अच्छी रिप्यूटेबल जॉब्स करती हैं। सो व्हाई नॉट, मतलब आपको इन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए। आपको, अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, अगर आप एक अपनी फैमिली के अलावा, चलें जी आपकी बीवी, आपके बच्चे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप एक बच्चे की पढ़ाई की या एक खातून की इज़्ज़त से वो बैठी है घर में, आप उसको अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप किसी एक फ़र्द की भी जिम्मेदारी अपनी जो आपकी जिम्मेदारियां उसके अलावा नहीं उठा सकते, तो मेरा ख्याल है किसी और को क्रिटिसाइज़ करने का तो राइट ही नहीं बनता। अगर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं देख रही हूँ कि एक बच्चा फुटपाथ पे पड़ा हुआ है और भीख मांग रहा है सारा कुछ, अगर मैं उसे लेके जाके किसी स्कूल में नहीं डाल सकती, या मैं उस बच्चे को एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए या उसको ट्रैक डाउन करके कि इसको किस तरह से किसी स्कूल में डलवाया जाए या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किया जाए जहाँ पे वो इज़्ज़त से बच्चा पले या वो मिसयूज़ ना हो, वहाँ पर जाने के बाद भी अगर मैं ये चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकती, तो फिर मुझे कोई राइट भी नहीं है कि कोई और बंदा कर रहा है तो मैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करूँ कि जी कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी नेकी को नेकी ही रहने देना चाहिए। हमारे यहाँ वाकई आपने सही कहा कि बहुत रिवाज है कि जो नेकी कर रहा होता है उसको खींचने की कोशिश और उसको काटने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं। वैसे खुदा भी कहते हैं कि लोगों की अच्छाइयों पे नज़र रखो। अच्छा और बुरा हर इंसान होता है, लेकिन लोगों की अच्छाइयों पे नज़र रखनी चाहिए। बुराई तो हमारे अपने अंदर भी है, किसी और की बुराई को हाईलाइट करने से हर इंसान में होती है। अगर कोई एक आध दो बुराइयां उसमें हैं तो ज़रूरी नहीं है जो 99 वो अच्छाइयाँ कर रहे हैं उसको फोकस करें और कोशिश करें कि हम उनकी अच्छाइयों से अच्छा बने, अच्छा सीखें, हम भी कुछ अच्छा करें, रादर देन उनकी जो बनी बनाई इज्जत है, ये जो वो ज़िंदगी में उनने कुछ किया है या वो जो कर गए हैं उसको जो है हम लोग क्रिटिसाइज करें और उनको नाम खराब करने की कोशिश करें। बिल्कुल, कॉल्स का सिलसिला भी हमारे साथ जारी है और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी एक दफ़ा फिर बताइएगा। वेलकम सिद्रा, मलिक इरफान जी इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिन साहब का जिक्र हो रहा है और ये जो हमारी गेस्ट हैं, ये इनको ज्यादा तैयारी से आना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा फंबल कर रही हैं और रिपीट कर रही है अपनी बात बार बार। मैं आपसे अर्ज करूं कि कुरान पाक की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी की हदों को छू ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपना सब कुछ पसंदीदा इस हिसाब में खर्च ना कर दो। तो अपनी इज्जत, जान, माल हर बंदे को प्यारी होती है और उन्होंने इस काम के लिए इसकी कभी परवाह नहीं। सही। और उनका नाम सत्तार का मतलब होता है छुपाने वाला या संभालने वाला, और उन्होंने इसके साथ खूब इंसाफ किया। अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इरफान साहब हमारे काफ़ी रेगुलर कॉलर हैं और काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने कॉल की, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कौन है हमारे साथ और कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जावेद बात कर रहा हूँ से। जी जी, कहिए जावेद साहब। यू हैव राइटली सेड कि हम बंदा जब चला जाता है
तो आज सब उनको कह रहे हैं ईदी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए मैं कहता हूँ ईदी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और जब वो इलेक्शन में 2 दफा खड़े हुए हैं, किसी ने उनको वोट नहीं दिया, तो ये मजाक नहीं बन गया कि मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है, वो वोट मैं उनको नहीं दे रहा। वो कह रहे थे मुझे आप दें इख्तियार, मैं सबको कफालत कर रहा हूँ, सबको बेसहारों को सहारा दूंगा। तो ये देखने के ये कंट्राडिक्शन। एक नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत से काफिर ममालिक में रह के हूँ बाहर, और वहाँ पे मैं देख के आऊँ कि वो बड़े वसी पैमाने पर यतीम खाने और बड़ी अच्छी कफालत कर रहे हैं। वो इंसानों की, बेरोजगारों को रोजी देते हैं, बच्चा पैदा होता है वजीफा लगाते हैं। अब वो काफिर ममालिक हैं जिसे हम काफिर कहते हैं, तो वो इस वसी पैमाने पर इंसानों की कफालत कर रहे हैं, तो वो भी जन्नत में जाएंगे, वो भी नेकी में भी हो रहा है इस तरह, तो वो भी नेकी कर रहे हैं और जन्नत में जाएंगे। जबकि वो खुदा को, रसूल को, परहेजगारी के रसूल को मानते ही नहीं है, वो क्लबों में नाचते हैं जाके। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, गौर व फिक्र जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आपने इन्होंने मेंशन किया कि ईदी साहब 2 दफ़ा इलेक्शन में खड़े हुए और उनको नामजद नहीं किया गया, और मतलब अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है तो मैं उनको क्यों वोट ना देता। तो इस बात का जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगी कि उन्होंने फिर भी बहुत कुछ किया जो अभी इलेक्ट होके भी जो लोग उस तरह से काम नहीं कर रहे। उन्होंने बग़ैर इलेक्ट हुए हुए भी बहुत सारी इंसानियत की खिदमत की, और जो हम अपने हुक्मरानों से एक्सपेक्ट करते हैं, एक स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने लोगों की तरफ, अपनी आवाम के टुवर्ड्स, वो हमारी स्टेट पूरी नहीं कर रही। और मेरे ख़्याल में अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने बग़ैर किसी क्या कहते हैं ना, उसके बग़ैर किसी रिज़ल्ट की परवाह किए बग़ैर उन्होंने काफ़ी खिदमत की, जो कि मतलब उसको डिफ़ाइन करना मेरे ख्याल में इतने छोटे से उसमें वक्त में नाकाफ़ी है। और जहाँ तक ये मेंशन करना कि काफिर ममालिक और काफिर लोग, ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। हो सकता है उन लोगों का एक्ट हमसे ज़्यादा अच्छा हो। जैसे अंबर, आपने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी कि सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हो जाना हमारे लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं है, हमारा एक्ट भी उसी तरह होना चाहिए। क्या कहेंगी आप इस पे? बिल्कुल सदरा, मैं अपनी बात यहाँ पे दोबारा रिपीट करूँगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे पहले कॉलर थे उनके बारे में ये कहती चलूँ कि मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, और मैंने भी प्रोग्राम के शुरू से अब तक जो भी रिपीटिशन की है वो इसी सिलसिले में बार बार फोकस किया है कि उन्होंने जितनी भी सर्विसेज दी हैं वो किसी भी मजहब या किसी भी उस पे कहते हैं ना रंग या नस्ल के अलावा या कौन किस उससे ट्राइब से बिलोंग करता है, इस चीज़ का फ़र्क किए बगैर उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा किया है। हम अपनी चीज़ों को बार बार यहाँ पे रिपीट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मकसद उसका सिर्फ यही है कि आम लोगों को तक ये पहुँचाया जा सके। अगर एक इंसान अब्दुल सत्तार ईदी बन सकता है, वो इन चीज़ों की परवाह किए बगैर एक औरतों को, बच्चों को शेल्टर दे सकता है, इतने वास्ट लेवल पे जाके अपनी सर्विसेज दे सकता है, किसी भी रिजल्ट का, जैसे आपने बताया कि अच्छा या बुरा, उसकी परवाह किए बगैर वो ये सब कर सकता है, तो कोई भी ये कर सकता है। बस विल पावर होने की जरूरत है। यहाँ पे किसी का भी मकसद ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है या कौन क्या नहीं कर रहा। मकसद ये है कि अब्दुल सत्तार ईदी हर कोई बन सकता है, बस अपने अंदर ह्यूमैनिटी का और इंसानियत जो है ना वो थोड़ी सी जगाने की और ख़ुद को झंझोड़ने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें पैदा किया है किसी मकसद के लिए, सिर्फ ज़िंदगी गुजार कर वापस चले जाने के लिए नहीं। बल्कि वही बात है, दोबारा रिपीट करूंगी मैं कि हुकूक अल्लाह माफ़ किए जा सकते हैं, हुकूकुल इबाद नहीं। सो हम लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने की, हेल्प करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सिर्फ बैठ कर देखने की या दूसरों पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग अपनी स्टेट का भी, मैं या आपने भी जिक्र किया, स्टेट वो काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट की होती है वो नहीं कर रही है। अब्दुल सत्तार ईदी ने वहाँ पर परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर जाके उन्हें वो सर्विसेज दी हैं जो किसी भी मुल्क की स्टेट देती है। इन्होंने बताया कि बाहर जो ममालिक हैं उसके अंदर ये बच्चा पैदा होता है तो ये सर्विसेज वो हो जाती हैं सारा, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर तो जो अनएम्प्लॉयड है, जो घर बैठा है, जो नहीं कमा रहा, उसको भी स्टेट घर पे बैठे हुए पैसे दे रही है। और हमारे यहाँ से भी नॉर्मली लोग जाके घर पे बैठ के ही वहाँ से लेते हैं। उनके जो सेट कमीशन हैं या सेट जो अमाउंट है वो उनको काफ़ी हद तक लोगों का ये भी सिलसिला सुनने में आता है, और उसके ऊपर भी काफ़ी सोशल मीडिया और मीडिया या वेस्टर्न मीडिया खुद इसके ऊपर पॉइंट रेस करता है, कंसर्न्स रेज करता है। लेकिन वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे स्टेट इतनी रिस्पॉन्सिबल है, वेयर एज हमारे पास आप ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ पे स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वहाँ पे लोग ही उठकर खड़े होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। अब्दुल सत्तार ईदी उसी की एक एग्जाम्पल है। जहाँ तक पिछले प्रोग्राम में इस चीज़ की बात की गई थी, मैं यहाँ पर दोबारा उस बात को कोट करूँगी कि हाँ, मैं खुद, ये मेरा ज़ाती अपना ख्याल, मैं इससे किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, या मैं एग्री, मुझे नहीं पता कि लोग इसे एग्री करते हैं कि नहीं, बिल्कुल, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर मैं एक मुसलमान घराने में पैदा
पैदा हुई हूँ, और मुझसे कोई पूछे कि हाँ जी आप मुसलमान हैं, तो मैं उस चीज़ को वो नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा एक्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा होना मेरी चॉइस नहीं थी। आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने चुना है एक मुसलमान घराने में पैदा होने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ख़ुद को बोलूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ उस वक्त जब मेरे अमाल ऐसे हों, जब मैं प्रूफ करती हूँ, जब सिर्फ मैं क्योंकि एक मुस्लिम घर में पैदा हुई हूँ इसलिए रिकग्नाइज नहीं हूँ, या इसलिए मैं ख़ुद को मुस्लिम नहीं कहती, इसलिए कि लोग मुझे देख के मेरे एक्ट से कहें कि अच्छा वाकई मुसलमान ऐसा होता है। मेरा अमल, मेरा पहनावा, मेरी बात, हर चीज़ से लगना चाहिए कि ये एक मुसलमान घराने से है। मुझे देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि मुसलमान घराने से, सिर्फ मेरे कहने से। और लोगों के लिए जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी ये जिक्र हुआ था कि एक शख्स थे, उन्होंने बड़ा, एक मैंने वहाँ पे ही कोट किया था कि उन्होंने बड़े उससे कहा कि वो ड्राइवर बाहर रहे, बड़ी ज़िंदगी उनने अमेरिका में वहाँ पे गुजारी। जब आने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे बॉस ने मुझे ये चीज़ कही थी कि खान आई एम प्राउड ऑफ़ यू। कहते मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब मैंने 40-45 साल यहाँ पे नौकरी किया, मैं जब जाने लगा हूँ वापस रिटायर होकर पाकिस्तान, तो शायद इसलिए ये मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो कहते मैंने कहा कि हाँ सर आपने मेरी सर्विसेज को, कहते नहीं तुम्हारी सर्विसेज को नहीं, उसके लिए तो यू वर पेड ना, तुमने 40-45 साल नौकरी की, वो तो तुमने वाकई बहुत अच्छे से, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू क्योंकि तुमने अपना मजहब नहीं छोड़ा। तुम्हारा एक्ट जो है वो, तुम्हारे यहाँ से लोग आते हैं वो हमारे रंग में ढलने की कोशिश करते हैं, वो आते हैं फ़ौरन ही आते हुए वो पब्स का रुख कर लेते हैं या और कामों में पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि वो हम में से एक है। लेकिन हम जब दूसरे आप सुबह इस्लामाबाद, मैं हूँ सिद्रा, पावर 99 के स्टेशन से मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है अंबर ऐवान ने, प्रोग्राम मैनेजर हैं, साथ साथ पीस एक्टिविस्ट हैं। और आज हम बात कर रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की खिदमात पे, इंसानियत का सबक जो उन्होंने दिया, और उनके चले जाने के बावजूद भी ये जो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपनी खिदमात को पूरी दुनिया में फैलाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में। और खिदमात के अलावा जो मैसेज उन्होंने अपनी लाइफ के थ्रू दिया, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, सादगी का, कनात का, ये वो बातें हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और स्पेशली जैसे अंबर ने मेंशन किया कि आज के दौर में हम किसी ना किसी दौड़ में शामिल हैं, जैसे नफ्सा नफसी का आलम है, और हवस जो है चीज़ों की, मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह के टाइम में इस तरह की बातों को, इस तरह के लेजेंड्स को का जिक्र करना ज़रूरी है, स्पेशली हमारी यूथ के लिए, हमारी जनरेशन जो न्यू ब्लड है, हमारा न्यू जनरेशन है, उनके लिए। अंबर की तरफ वापस आती हूँ। अंबर, प्रोग्राम का टाइम भी बस थोड़ा सा रह गया है, तो बस हम अपनी बात को थोड़ा सा वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल सिद्रा, यूथ के लिए आपने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हमारी जो ज़िंदगियाँ गुजर चुकी हैं वो तो गुजर चुकी हैं, लेकिन जो आने वाली नस्ल है उसको जो है ये लेसन्स और उसको ये पॉइंट्स बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या सही और गलत का फ़र्क सिखाना बहुत ज़रूरी है। और से और की दौड़ में उन्हें दौड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको बेसिक वैल्यूज़ बताई जाएं, उन्हें ऐसी एग्जांपल्स दिखाई जाएं जैसे कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, वहाँ से लेसन लर्न किया जाए हमारे अपने लिए भी, ताकि जो बच गई है ज़िंदगी उसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम वो किसी के लिए कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और आने वाली नस्ल के लिए भी, कि जब आने वाला जो हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो ऐसा ना हो जैसे कि हमने पिछले उसमें भी बात की थी ज़कात और खैरात की, कि वहाँ पे अगर 554 बिलियन रुपीस सिर्फ रमज़ान में हम ज़कात में चैरिटी में देते हैं तो वो चैरिटी सही हाथों में जा नहीं रही है। तो हमारी आने वाली नस्ल को पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे जो है वो पैसे का सही इस्तेमाल करना है, या कैसे आपने एक इंसान की क्या वैल्यू है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम किसी दूसरे के ऊपर ध्यान तब तक नहीं देते जब तक वो तकलीफ़ या किसी और के दर्द को तब तक नहीं समझते जब तक उस तकलीफ़ से खुद गुजरे नहीं होते या कोई अपना नहीं गुजरा होता। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई अपना या आप उस तकलीफ से गुजरें तो ही एहसास करें। एहसास अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी करते रहे हैं, और वो किसी दर्द या किसी तकलीफ के अलावा ही, उनने बल्कि एक नेशनल रेडियो पे 2009 में बड़ा अच्छा एक अपना जिक्र, अपना वो एक चीज़ एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कराची में फ्लू हो गया था और फुटपाथ के ऊपर जो है उन लोगों, मतलब लोग वहाँ पे थे, उन्हें ट्रीट करने वाला कोई नहीं था। और उसके बारे में उन्होंने बताया कि मैंने लोगों से जाके लिटरली बेग कि वो मुझे कुछ पैसे दें, और मेडिकल स्टूडेंट्स को उन्हें वॉलंटियर किया, वहाँ पे कैंप लगाए और 8x8 का एक छोटा सा कमरा लेके वहाँ से उन्होंने काम शुरू किया, जहाँ से उन्होंने अपनी सर्विसेज देनी शुरू की। तो वो उन्होंने ऐसे शुरू की कि अगर हादसा तो हमारे यहाँ होते रहते हैं, हम देखते भी हैं और
भुला भी देते हैं, रोज़ टीवी पे भी नोटिस करते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी होता है, लेकिन देख के उस दर्द को फील करना और फिर उसके लिए उठ के खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वहाँ 8x8 के रूम से ये चीज़ शुरू हुई थी, कराची के एक छोटे से फ्लू से ये बात शुरू हुई थी, जिसको ट्रीट करने वाला कोई नहीं था। और फिर ईदी फाउंडेशन जो पिछले 60 साल से यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है पाकिस्तान में, कोई भी हादसा होता है ईदी की एम्बुलेंस वहाँ पहले पहुँच जाती है, वहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, कोई हादसा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, मतलब हर तरह से हर जगह उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो मौजूद रहे हैं। और होपफुली अभी भी ईदी फाउंडेशन रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी। हम लोगों को अपना सपोर्ट करना चाहिए। अब्दुल सत्तार ईदी साहब रहे नहीं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम सबको अगर कुछ करना है तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि उनके बैंक में, जैसे मैं अपने ज़ाती तौर पर ये सोच भी रही हूँ और मैं यही अप्रोच बाकियों को मैं कहती भी हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप अकाउंट में मंथली बेसिस पे 5,000, 10,000 जितनी भी आपकी हैसियत है, 500 मतलब जो आप दे सकते हैं ज़कात के तौर पे या सदके के तौर पे, वहाँ पे आप उनके अकाउंट में जमा कराते रहें ताकि फाइनेंशियली ईदी फाउंडेशन चलता रहे। जिस तरह से वो बच्चों को सपोर्ट दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, ख़वातीन के लिए मतलब उनको स्किल्स दे रहे हैं, सब कुछ वो एज इट इज़ चलता रहे अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बाद भी। तो जो हम कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे बढ़कर वहाँ पर अपने जो है वो सदकात दें, वहाँ पर अपना हाथ बढ़ाएं, वहाँ पे हेल्पिंग हैंड हो। अगर मैं खुद जाकर वहाँ पे बच्चों के साथ कोई सर्विस नहीं दे सकती हूँ तो कम से कम मैं यहाँ से बैठ के ये करूँ कि मैं वहाँ पे कुछ पैसे ही भिजवा दूँ कि वो किसी अच्छे काम में मुझे इंश्योर हो कि ये पैसे सही हाथों में जा रहे हैं, सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें किसी भी, बल्कि यहाँ पे मैं एक चीज़ भी कोट करूँगी कि फ़क्र की हम लोगों ने बात की थी, सूफ़ीज़म के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब को भी एज ए सूफ़ी ही देखते हैं, क्योंकि सूफ़ी की इतनी सिंपल लिविंग होती है और जैसी कि उनकी थी, जैसी ज़िंदगी उनने गुजारी है अब तक, वो हम उन्हें लिविंग लेजेंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़क्र के उससे कोट करूँगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि फ़क्र इज़ माई प्राइड, फ़क्र इज़ फ्रॉम मी, और फ़क्र इज़ द रीज़न ऑफ माई सुपीरियरिटी ओवर ऑल प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स। सो जहाँ पे वो सिंपल लिविंग की बात कर रहे हैं, फ़क्र की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हम सबको अपनी उसी से जुड़ने की ज़रूरत है, वहीं मुड़कर देखने की ज़रूरत है, और से और की दौड़ में आगे जाने के बजाय जो इतना है उस पर सेटिस्फाई होने की ज़रूरत है, उतने पे जो है वो अल्लाह का शुक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि खुदा ने हमें इतना नवाज रखा है, लेकिन शुक्र की जो आदत है वो हम में से बहुत कम है जो शुक्र करते हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने की, खुदा का शुक्र अदा करने की, और जितना थोड़ा या ज़्यादा जितना भी है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम उतने पे राज़ी हो जाएंगे तो फिर हमें इर्द गिर्द नज़र भी आएगा, फिर हमें इर्द गिर्द जो है लोगों का दर्द बिना किसी अपने पे गुजरे या ख़ुद पे गुजरे महसूस भी होगा, और फिर हम आगे बढ़कर किसी के लिए जो है वो हाथ भी बढ़ाएंगे, हेल्पिंग हैंड भी होंगे, और फिर हम एक और हम लोग खुद या हम में से और जो है वो और ईदी पैदा होंगे और पाकिस्तान को एक बेहतर फ्यूचर देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंबर आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप प्रोग्राम में जब भी आती हैं बहुत ही खूबसूरत बातों का सिलसिला चलता है, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होती है। बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए। आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह ताला जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी सामीन, जी लिसनर्स, आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, बल्कि पहुँच चुका है, और जाते जाते यही कहूँगी कि किसी भी बेस पे अगर आप मदद करें तो जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं ऐसे बहुत सारे लोगों की, तो हमेशा ज़ात पात और कलर के फ़र्क से मिबरा होकर, इस तासुब से निकल कर, कौमियत के तासुब से निकल कर मदद कीजिए, इंसानियत के लिए कीजिए, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी लोगों की मदद कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ ही हो तभी ये काम हो सकता है, बहुत थोड़े में भी ये काम हो सकता है। बहरहाल जनाब, बातों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ सुबह 8 से 10 बजे तक हमारा साथ रहता है, और एक बहुत खूबसूरत सा वीकेंड गुजारिए अपने प्यारों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। सुबह इस्लामाबाद के आज के इस प्रोग्राम से अल्लाह हाफ़िज़।